अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पीटीआई को बल्ला मिलेगा या नहीं। लगता है कि 24 घंटे में इसका फैसला मुमकिन तौर पर सामने आ जाएगा। आज की हेयरिंग और कल के जो मंजरनामे के हवाले से प्रोग्राम के पहले से हम बात करेंगे। उसके बाद नून लीग के टिकट में मुनहरिफीन भी हैं, पार्टी अरकान भी हैं, आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट भी है, काफ लीग के साथ नाराजगियां भी हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शाफी हुसैन साहब हमारे साथ होंगे। उनसे पूछेंगे कि जो कमिटमेंट्स थी वो पूरी नहीं की गई, तो अब काफ लीग का अगला लाएमल क्या होगा। आखिर में इलेक्शन मुलतवी करें, सेनेट में एक और करारदाद आ गई है। मुमकिन तौर पे ये करारदाद डिफीट हो जाएगी, लेकिन ये बार बार सेनेट के ऐवान में कौन सी कुव्वतें हैं जो ये करारदादें पेश कर रही हैं। प्रोग्राम के आखिरी से में इस पर बात होगी। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त सियासी बका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कुलीदी केस है, और वो केस है उनका इंतखाबी निशान बल्ला उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज अदालत के अंदर क्या कार्रवाई हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तैयारी कैसी थी, इस पूरे मामले पे आज की कार्रवाई पे एक नजर डालते हैं। एक आपको चुपता हुआ सवाल पूछ सकते हैं, आप खुद खड़े हुए हैं या आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है? खुद ही खड़े हैं जी 2014 से। यही मुझे भी नहीं समझ आ रहा था। ये सब बातें चली गई हैं सिंबल पे। जी वो तो अगर इलेक्शन सही हो गया तो सब कुछ मिलना चाहिए। या अनअपोज आने की जो रवायत है ये इससे इन्हीं के पास आई है, या और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में भी अनअपोज इलेक्शंस हैं? दूसरी और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो दे आर माय लॉर्ड, आई विल टेक इंस्ट्रक्शंस एंड स्पेसिफिक। पीछे इलेक्शन वाले इलेक्शन कमीशन ये अनअपोज जो है और पार्टीज भी आते हैं, या सिर्फ यहीं पे ये रिवायत कायम हो गई है? और आपकी दूसरी पार्टीज में इलेक्शन होते हैं प्रॉपर, या वो भी इसी तरह होता है? रिकॉर्ड देख के फिर बता सकते। जरा चेक कर लीजिएगा कल। दिलचस्प, आज के दिन ये तमाम कार्रवाई हुई, सबने इसको लाइव देखा। कल दिन 10 बजे दोबारा इस पे आगे प्रोसीडिंग होगी। आज के केस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने लड़ा कैसे, इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के अपने जो हमदर्द लोग हैं जो उनकी तरफ झुकाव रखते हैं, मुख्तलिफ सवालात उठाते रहे। क्या जिस तरीके से कानूनी टीम को तैयारी करनी चाहिए थी, जिन अहम सवालात के जवाब उनके पास होने चाहिए थे, उस हवाले से क्या आज उस नौयत की तैयारी थी या नहीं। बल्कि हामिद खान साहब जब बाहर निकले हैं उस वक्त उनसे पूछा भी गया, जो वहां पर रिपोर्टर्स थे, उन्होंने उस पर क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। खान साहब बताइएगा कि 22 करोड़ आवाम जो है वो इंतजार कर रही, तो और आप कह रहे थे कि आज केस की तैयारी नहीं है हमारी। जाहिर है कल ही तो उन्होंने रेफ किया है फाइल, तो पहले से तैयारी नहीं थी? पहले से पता था कि ये होना है, सुप्रीम कोर्ट में केस जाना है। और यार छोड़ो। बहरहाल इस हवाले से और बहुत से सवालात पूछे गए, लेकिन बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलता है या नहीं मिलता। जाहिर सी बात है ये इलेक्शन कमीशन, तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट के बीच का मामला है। किसी और सियासी जमात को इससे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, जैसा कि पीपल्स पार्टी का इसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं है। जमात इस्लामी ने इस पर कोई अपना ओपिनियन नहीं दिया। सिर्फ एक सियासी जमात है जिसको बल्ले का निशान मिलने या ना मिलने के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो जमात है PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और वो मुतवातिर अपने खदशात का इजहार करते रहे हैं। PMLN को प्रॉब्लम है कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास नहीं होना चाहिए। जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पर भी कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजल रहमान साहब और एमिल वली साहब, इन दोनों ने इस हवाले से जो बयान दिए, जरा सुनिए। पेशावर हाई कोर्ट के हुदूद जो है वो सिर्फ अपना सूबा है। एक सूबा पूरे मुल्क के फैसला कैसे कर सकता है कि उसको निशान दिया जाए। इस चीफ जस्टिस का जीना मुहाल हो जाएगा। इसके बाद हमें पता चला आपकी अदालत कुछ लोगों के लिए फेवरेटिज्म कर रही है, तो फिर इस अदालत में आपका बैठना मुश्किल हो जाए। बाद में एमिल वली खान साहब को अदालत ने तलब किया और उनको अपने इस बयान पर मुआफी मांगनी पड़ी थी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कोर्ट रिपोर्टर्स, मोहसिन हमारे साथ हैं, हसनात मलिक साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आज जो हुआ है अदालत के अंदर, उसमें उसको ये जो अदालती मामलात कवर करते हैं वो किस नजरिए से देखते हैं, इस पर बात करेंगे। हसनात साहब, सबसे पहला सवाल तो मैं वही पूछूंगी हामिद खान साहब से जो बाहर निकल के वकला ने पूछा है। तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं, खासतौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में, जो कि वो लाइव टेलीवाइज होते हैं, तो उनकी तैयारी के बारे में सवाल उठाया जाता है कि बाहर तो उनका जो रेटरिक है, उनकी तकारीर है, वो जाहिर सी बात है ऑन पॉइंट है। बतौर कोर्ट रिपोर्टर जो तैयारी के मामलात हैं, जब सवाल पूछे जाते हैं अदालत के अंदर, उस पर आपका क्या ख्याल है कि वो मुनासिब लगती है? देखिए, ये एक तो जो उनके मेन वकील थे वो अली जफर थे, वो लाहौर हाई कोर्ट में बिजी थे। तो हामिद खान जो है, वो हामिद खान को उन्होंने एक गुड ऑफिस के तौर पे, क्योंकि उनका बड़ा नाम है बाहर पॉलिटिक्स में, वो एक ग्रुप को लीड करते हैं, तो उनको इस वजह से वो आ रहे थे और सीनियर मेंबर हैं पीटीआई के।
आर्गूमेंट तो बताया जा रहा है कल अली जफर करेंगे। लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि बड़े दिनों से जो है पीटीआई के वकला जो है जिस तरह की तैयारी करनी चाहिए वो नहीं कर रहे। क्या कमी है उसमें एग्जैक्टली? देखिए वो उनके फैक्ट्स जो जिस तरह के सवालात उनको भी पता होना चाहिए और है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइसा सवालात करते हैं तो उनका जवाब जो है बड़ा जरूरी है, तैयारी करके आए। अब लतीफ खोसा साहब हमने देखा कि जब लेवल प्लेइंग फील्ड का केस था उसमें उनकी तैयारी नहीं थी और फिर टाइम लिया गया, फिर कि रिज्वाइंडर करना है और वो एक सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर का लेटर था जिसकी बुनियाद पे चीफ सेक्रेटरी और आईजी को नोटिस किया गया, अदरवाइज केस नहीं बना पा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट माजी में हम देखते थे कि क्योंकि जब सिर्फ वकला आते थे तो जजेस खुद ही केस बनाते थे। अब जरा डिफरेंट काम है। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसा जो है वो आखिर में रिलीफ दें भी तो वो पूरा खंगालते हैं, वकला को पूछते हैं कि सारी चीजें जो भी है। हम देख रहे हैं कि दो मामलात में पीटीआई के नोटिस हुआ, लेवल प्लेइंग फील्ड के मामला हो गया या और किसी एक दो मामलात में, लेकिन वो सारा कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो जिस तरीके से प्रोफेशनल वकील एंगेज करने चाहिए इन केसेस में पीटीआई ने नहीं किए। सलमान अकरम राजा हैं, सलमान सफदर हैं, उजैर भंडारी हैं, ऐसे वकला को जो प्रोफेशनली केस को डील करें उनको करना चाहिए, ना कि रिटोरिक और एक नैरेटिव बिल्ड करें जो वकला उनको आप केस रिप्रेजेंट के लिए कहें। अब बहुत से वकला जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका ज्यादा फोकस जो है वो अपनी कंस्टिट्यूंसी पे है, तो ये अब पीटीआई को भी देखना होगा। और जजेस और बेंच, ये भी एक एक्सपीरियंस रहा है कि हर सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच है वकला जो है उनके भी लाइक्स और डिसलाइक होती है। तो ऐसे वकला का इंतखाब होना चाहिए जिनके हवाले से बेंच का रवैया स्टाइल ना हो। अनफॉर्चुनेटली जजेस को इन चीजों में नहीं, लेकिन ये एक हकीकत है कि बेंच जो आप देखें कि बेंच में कौन से वकला जो है वो जो मौजू होंगे जो अच्छे केस प्रेजेंट सही। मुझे यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज की तरफ बढ़ना है। वापस आके राजा मोहसिन आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जाएंगे, वापस आए फिर हम इसी गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। राजा मोहसिन साहब, पीटीआई के वकला की तैयारी के हवाले से मैं इसलिए स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ क्योंकि ये उनकी सियासी बका का सबसे इंपॉर्टेंट केस है। क्या आर्ग्यूमेंट जो वो बिल्ड कर रहे हैं, क्या वो जो तैयारी है वो उतनी मुनासिब नजर आती है? आज हम देख रहे थे हामिद खान साहब मंडे का टाइम ले रहे थे, क्या ये उनकी स्ट्रैटेजी थी कि मामले को लटकाया जाए, अल्तवा में डाला जाए? फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फिर मैं इसको ऑर्डर को सस्पेंड कर दूंगा, तो फिर उन्होंने उसी वक्त आर्ग्यूमेंट्स देना शुरू कर दिए वकला ने। देखिए ये जो मंडे वाली बात थी ये तो अपेरेंटली लगता है ऐसे ही है कि ये तो स्ट्रेटजी थी, क्योंकि जब अब रिलीफ पीटीआई को मिला हुआ है तो उनकी कोशिश यही थी कि चले मामला किसी तरीके से एक दो दिन और आगे चला जाए। लेकिन जहां तक तैयारी की बात है, मैंने देखा है बहुत सारे लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। पहले तो ये चीज़ सामने नहीं थी आती, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वीडियो लिंक पर समाअत शुरू हुई है तो अब मैं बेशक कहूँ कि किसी वकील ने बड़ा अच्छा आर्ग्यू किया है, वो सारी दुनिया देख लेती है। आप देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रवैये के हवाले से अभी मलिक साहब एक कमेंट कर रहे थे, उनका जो भी रवैया हो, लेकिन वकला की जो तैयारी होती है माजरत के साथ वो अप टू द मार्क नहीं है। जो देखें सवाल पूछ रहे हैं ना चीफ जस्टिस, जो भी कर रहे हैं पूछ तो सवाल ही रहे हैं, तो आपके पास था कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो केस है वो एक ऐसा केस है मेरे ख्याल में कि उसमें तो बहुत कुछ होना चाहिए पीटीआई के वकला के पास कहने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन मैं हैरान हूं कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाले केस में भी वो हमें लाजवाब नजर आते हैं। वजह क्या है? वजूहात क्या नजर आ रही है? देखिए उसकी वजूहात ये हैं कि जब आपका फोकस ज्यादा जो है वो मीडिया पर हो, आप स्क्रीन आप देख रहे हो, फोकस टिकटॉक पर हो, यूट्यूब पर हो, तो वो फिर जो है वो इसी तरह की चीजें होती हैं। आज भी मैं सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकला, बहुत सारे वकला ऐसे होते हैं जो सिर्फ वहां पर वैसे बैठे हुए होते हैं, वो कोई केस आर्ग्यू नहीं कर रहे होते, लेकिन बाहर जब आते हैं तो मैं देखता हूं कि कोई 50-60 लोग जो हैं वो माइक्स वो लेके, छोटे कॉलर माइक्स, तो वो मोबाइल के लेके उनके पीछे होते हैं, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे अंदर सारा कुछ यही करके आए हैं, लेकिन अंदर ऐसा होता नहीं है। अच्छा। वो वीडियो लिंक समाअत पे आप देखते हैं कि वो सारा कुछ जो है मामला सबके सामने आ जाता है कि भाई बेंच ने ये सवाल किए और इनके पास जवाब नहीं थे। सवाल मुश्किल जरूर हो सकता है, चले अंदाज तीखा जरूर हो सकता है, लेकिन जवाब आपके पास होना चाहिए। तो तैयारी के हवाले से बहरहाल, लेकिन आज अभी तक मेरिट्स पे पीटीआई ने दलाइल का आगाज आज नहीं किया, वो कल करेंगे। और बैरिस्टर अली जफर बड़े जबरदस्त वकील हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त जो अच्छे वकला हैं उसमें एक तो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं और
बैरिस्टर अली जफर बहुत अच्छे वकील हैं, सलमान अकरम राजा बड़े जबरदस्त वकील हैं। इसी तरह बाकी यंगस्टर जो यंग वकला है वो मेहनत बड़ी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये जब एक तासुर उभरा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूरन टिकट्स शायद वकला को देना पड़े, तो फिर हमने देखा कि वो और ज्यादा जो है वो स्क्रीन के पीछे, आप देखें बैरिस्टर सलमान सफदर को आप बड़ा कम देखेंगे स्क्रीन पे, वो इंटरव्यूज भी बहुत कम देते हैं, प्रोग्राम्स में बैरिस्टर सलमान सफदर बड़े कम नजर आएंगे। लेकिन आप अदालत में देखें, लास्ट केस उन्होंने साइफर वाले में फॉर्मर चेयरमैन पीटीआई की जमानत करवाई है, तो उसमें उनके अगर आप आर्गूमेंट सुने तो आप कहेंगे कि ये बड़ा जबरदस्त आर्ग्यू करते हैं। इसी तरह बैरिस्टर अली जफर को आप कल सारे सुनेंगे तो आप कहेंगे जी वाकई केस किसी ने आर्ग्यू किया है। तो ये वकला को थोड़ा सा जो तैयारी वाली बात है, ये जो तहफुजात हैं, ये 100% नहीं, वो कुछ अपने टिकटों के मामलात में भी बिजी है ना कि भाई अब पीटीआई की टिकट्स अनाउंस हो गई हैं, किसको कहाँ किस तरह अकोमोडेट करना है। असेंबली में बहुत सारे एडजस्ट हुए भी हैं, अब बहुत सारों का फोकस जो है वो सूबाई असेंबली भी है, तो वो ये बात बिल्कुल ठीक है। और फिर एक अनफॉर्चुनेटली अगर इस जमात के हवाले से मैं ये बात करूं तो इनके पास कोई इतने ज्यादा अच्छे वकला इस वक्त दस्तयाब भी नहीं है। हम फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं, लतीफ खोसा एडवोकेट हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, सलमान राजा हैं और अली जफर हैं, फिर खालिद यूसुफ चौधरी। अभी जो यंगस्टर हैं ये मेहनत बड़ी करते हैं, डेफिनेटली ये डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें तैयार करना, 10-10 जगहों पे पहुंचना, एक फैक्टर और भी है। देखें, जब आपका केस उसी वक्त लाहौर हाई कोर्ट में भी कोई चल रहा है, उसी वक्त आपने जेल ट्रायल में भी पेश होना है, उसी वक्त हाई कोर्ट में भी पेश होना है, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्तलिफ बेंचेस में आपने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मतलब है एट अ टाइम 5 बेंचेस। हो सकता है आपके पार्टी लीडर के कहीं पे केस हो, आपका अपना केस हो, फिर तो ये इश्यूज में एक तैयारी का मौका भी कम मिलता है, फिर हर वक्त जगह पे हर वकील पहुंच भी नहीं सकता, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ इल्जाम उनको। आज की जो डिबेट हुई है, आज जिस तरह के आर्गुमेंट्स हुए हैं, अभी अब ज्यादा लग रहा है कि इस केस की जो मेरिट्स हैं, टेक्निकलिटीज हैं, इलेक्शन कैसे हुआ, इस तरफ बात जा रही है। जो आपको किस तरफ लग रहा है ये सारा मामला जाते हुए? देखिए, आज हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा हैं वो भी बड़ा फैक्ट्स पे ज्यादा बात कर रहे थे। अमूमन सुप्रीम कोर्ट में कानून आइन की बात होती है कि आइन में जो है कि जमहूरियत जो है वो एक मेन फीचर है आपके आइन का, और उसके लिए सियासी जमात, एक पॉपुलर जमात, क्या उसको सिंबल अलॉट होना चाहिए, टेक्निकल बुनियादों पे उसके नॉकआउट होना चाहिए, ये बात। लेकिन वो चले गए, जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा हम देख रहे थे, वो देख रहे थे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं वो पॉइंट आउट हो रही थी, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, और वो इनको नोट कर रहे थे। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन में लकूनाज आए हैं, और खुद पीटीआई के जो वकला हैं उनका एक ही है कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो भी हो, इलेक्शन कमीशन ज्यादा उस मामले में नहीं जा सकता, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन ये फिर बर्डन जो है वकला का था। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रहे थे तो इनको सारे जो पेपर वर्क ठीक रखते, इन्होंने बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं उसमें, लेकिन फिर भी बर्डन जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइसा पे है। अल्टीमेट परसेप्शन क्या होनी है, जब आप पॉपुलर एक पार्टी को उसका निशान नहीं मिलेगा तो फिर जो है वो चीफ जस्टिस पे सवाल होगा, वकला से सवाल नहीं होगा। तो असल मेरा ख्याल है कि टेस्ट जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइसा और बेंच का है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुझे यहाँ पे थोड़ा अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना होगा। बड़ी ही इंटरेस्ट साइट हमें हसनात और राजा मोहसिन साहब ने दी है वकला की तैयारी के हवाले से, और कल की तरफ जो ये आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे इनका क्या ख्याल है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सीट एडजस्टमेंट की जो मामलात है उसमें हमने देखा कि इस वक्त काफ लीग के साथ बदे मुकाबिल है PMLN। काफ लीग के बहुत सारे इसमें तहफुजात है। आज उनका एक एलामिया भी सामने आया, अगर हम वो एलामिया स्क्रीन पे दिखा सके। साबिक वफाकी वजीर और सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी सालेह हुसैन ने गिला किया। उन्होंने कहा कि नून लीग गुजरात से भी जो है वो उनके खिलाफ जो उन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं अपने नुमाइंदे अब खड़े कर दे। वो खुश नहीं है इस बात से कि जो सीट एडजस्टमेंट की उनको कमिटमेंट दी गई थी वो पूरी हुई हैं। शाफे हुसैन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया शाफे साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपके साथ जो सीट एडजस्टमेंट्स की कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं हुई और आप लोगों के हवाले से तहफुजात हैं। पहले तो बताइए कि एग्जैक्टली जब आपके साथ ये मामला तय हो रहे थे तो वो कमिटमेंट्स थी क्या, और क्या तय हुआ था जब आप और PMLN इस मामले में आगे बढ़ रहे थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो है काफी राउंड्स मीटिंग्स हुई जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से तारिक बशीर चीमा साहब थे, सालेह हुसैन साहब थे और मैं था, और नून लीग की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब, याद सादिक साहब, अता तारड़ साहब
आजम नजीर तारड़ साहब जी थे इस सारी सीट एडजस्टमेंट की मीटिंग्स में। हमने डे 1 से इनको बताया हुआ है और 2 महीने पहले भी हमने यही कहा था कि जो पुराना फॉर्मूला है हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट का, नून लीग का, वो ये है कि 8 सीटें पंजाब में एमपीएस की और 4 से 5 एमएलएस की। अब हम बैठ के डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी हमारी डिस्कशन हुई और ये फाइनलाइज हुआ कि झंग से नून लीग का कैंडिडेट नहीं आएगा, सियालकोट की कुछ सीटें हैं वहां से नून लीग का नहीं आएगा, चीमा साहब कुछ सीटों पर फाइनल हो गया, कुछ पर नहीं हुआ, जिन पर फाइनल हुआ वहीं डिसाइड किया गया नून लीग का वहाँ कैंडिडेट नहीं होगा। और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर फाइनल हुआ कि वहाँ पर हमारी सीट एडजस्टमेंट है, तो वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कैंडिडेट होएगा और नून लीग का कैंडिडेट नहीं होगा। सही। तो ये एक दो दिन पहले क्या हुआ, आप समझें कि ऐसा हुआ कि वहां पर इन्होंने नून लीग की टिकटें दे दी इन हलकों में जहां पर हमारी बात हुई थी कि नून लीग टिकटें नहीं दी। ठीक है। जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमें 8 महीने पहले ज्वाइन किया हुआ था, जो पिछले इलेक्शनों में नंबर 2 या नंबर 3 पर हैं, मधुलाल हुसैन है फॉर एग्जाम्पल, जहां पे वो पिछले इलेक्शनों में 600 वोटों से हारे हैं। तो बड़ा एक प्रेशर आ गया हमारे पर। तो फिर मैंने और सालिक साहब ने, शुजात साहब ने, चीमा साहब ने, सारों ने एक मीटिंग की और भी मुस्लिम लीग के उसमें लीडरान थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि अगर इन्होंने हमें गुजरात की सिर्फ 2 सीटें देनी है और बाकी सीटों पर नून लीग के कैंडिडेट खड़े कर लेने हैं, तो गुजरात की 2 सीटें भी हमें नहीं चाहिए। फिर हमने सुबह प्रेस रिलीज की कि नून लीग ने अगर मेरे और सालिक साहब के खिलाफ किसी को गुजरात में खड़ा करना है तो प्लीज वेलकम, कल ही खड़ा करना। अच्छा, तो ये अब ये तो आपने बताया ना कि ये फॉर्मूला आपका तय हुआ था, तो इस फॉर्मूले पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? क्या पीएमएलएन वजूहात बताती है इसकी कि भाई हमारी ये सियासी मसलहत थी, हमारे पास गुंजाइश नहीं थी, सिर्फ यहाँ पे हम अकोमोडेट कर सकते थे, वजह क्या बताई गई? देखिए, बात ये है कि जिस तरह 2 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट नहीं खड़े किए, जैसे मैंने पहले बताया आपको, खड़े कर लें। इस तरह नहीं हो सकता कि हमें ये 2 सीटें दे के तो कह देंगे जी बस ठीक है, बड़ा कोई फेवर कर दिया। हमारी 8 सीटों की बात ही हुई थी। तो वो क्यों नहीं दे रहे? वजूहत क्या बताते हैं? सवाल क्यों नहीं किया? ये जो उस कमेटी में बैठे हुए थे, आप उनसे ये सवाल जरूर करें। ठीक है, आपको नहीं बताया कि क्यों नहीं किया? नहीं, हमें नहीं बताया। ठीक है, तो ये टिकटों का फैसला कौन कर रहा है? नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, मरियम बीबी कर रही हैं, या कोई भी नहीं कर रहा? ये टिकटों का जो फैसला था, जो हमारे साथ होना चल रहा था, ये कहा गया था कि जी ये हमारा पैनल है तो हम इनसे डिस्कशन करें, और कुछ मीटिंग्स में शहबाज शरीफ साहब भी थे। ठीक है, लेकिन सर जैसे वो जो आईपीपी वाले हैं और जो बाकी मुनहरिफीन हैं, उनके साथ तो हमने देखा ना कि शहबाज साहब की जो बात है वो मानी गई, नवाज साहब की और मरियम बीबी का जिस तरफ झुकाव था वो नहीं माना गया। काफली को क्या लगता है कि हु प्रिवेल्ड फ्रॉम पीएमएलएन? ये तो उनसे पूछे ना, इसलिए कि मैं तो जब ये हुआ तो बहुत ज्यादा शॉक में था, और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे कैंडिडेट जिनको हमने कह दिया था कि आपके खिलाफ नून लीग का कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा, उनकी कॉल्स आना शुरू हो गई, और ये एक प्रश्न जाना शुरू हो गया कि शायद हमने सिर्फ अपनी बात की है और अपने कैंडिडेट्स की बात नहीं की। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँ कि इन 8 सीटों के अलावा सीट एडजस्टमेंट नून लीग ने जो कहा था करने के लिए और नहीं हुई, हमारा ये भी प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह कम से कम 12 सीटें पर हम आए। तो जब इन्होंने ये किया है तो जो कैंडिडेट्स हमने होल्ड किए हुए थे उनको भी हमने कह दिया कि आप लोग अब टिकट जमा कराएं। तो आज कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स ने भी हमारे टिकट जमा कराई हैं। और मैं तो इस वक्त जो है गुजरात में पिछले 6 महीनों से कैंपेन कर रहा हूँ गुजरात में जी। जो मेरे छोटे भाई हैं सालिक हुसैन साहब, वो यहाँ से एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मैं यहाँ से गुजरात से एमपी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और दिन रात कॉर्नर मीटिंग्स कर रहा हूँ, जलसे कर रहा हूँ। ठीक है। सो आपने कहा कि अब आप अपने जो बाकी कैंडिडेट्स आपने होल्ड किए हुए थे वो भी अब आपके जो हैं टिकट्स वगैरह उसमें इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन जिस वक्त आप लोगों का ये जमात में एक तफरीक आ रही थी, जाहिर सी बात है परवेज इलाही साहब और मुनस इलाही साहब की एक मुख्तलिफ सोच थी, वो हम सबको मालूम है। आप लोगों की, आपके वालिद साहब की एक मुख्तलिफ सोच थी, और उस वक्त यही बातचीत होती थी कि क्या भरोसा किया जाना चाहिए है जो परवेज इलाही साहब और मुनस साहब उस वक्त जो उनका मौका नहीं किया जाना चाहिए। तो इन हाइंडसाइट किसका फैसला ठीक था, जो भरोसे के एतबार के हवाले से? देखिए, ये जो चीजें होती है ना, भरोसे की जो बात होती है, अब पीटीआई में जो है जो अलायंस चले हैं उसमें बड़ी चीजें हुई, मतलब कि ये सियासी बातों में तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। आप देखिए
2-3 हफ्ते पहले एमक्यूएम के साथ चीजें सेटल नहीं हो रही थी, खराब हो गई, फिर एकदम से ठीक हो गई। कभी किसी ने सोचा था कि जो जंगी तरीन साहब की पार्टी है उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी? हफ्ता पहले तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो सियासत में चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। सर, तो प्रॉब्लम ये कि एमक्यूएम के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो गई। कराची के हल्के से शहबाज साहब नहीं लड़ रहे, आईपीपी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो गई। लाहौर के 2 हल्के ऑन चौधरी और अलीम खान साहब के लिए छोड़ दिए गए हैं। सर, सिर्फ मसला जहां आ रहा है वो काफ लीग के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही। आप लोगों को 2 हल्कों के अलावा बाकी जगह एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। अब जो कल जो है, हम कोई अब डेस्परेट नहीं है सीट एडजस्टमेंट के लिए। अगर किसी भी पार्टी ने आना है तो अपना कैंडिडेट बेशक खड़ा कर ले। हमारे कैंडिडेट्स भी फुली प्रिपेयर्ड हैं, काफी महीनों से हम कैंपेन कर रहे हैं और ऐसा कोई घबराहट नहीं है। जिसने आना है आ जाए मैदान में। इन हाइंडसाइट पीएमएलएन के साथ चाहे कोई भी पार्टी हो, ठीक है। इन हाइंडसाइट पीएमएलएन के साथ हाथ मिलाने का फैसला ठीक था उस वक्त? जी, उस टाइम तो बिल्कुल सही था और हमने भी फैसला किया है। जो पीएम नून की जो लीडरशिप है उनके अगेंस्ट तो हम कोई बात नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो बात हुई थी वो नहीं हुई, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े कर लिए, तो फिर हम भी वहां पर कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। हमने टिकट्स दे दी हुई हैं, हम कोई अपने कैंडिडेट्स विड्रॉ तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आपके हल्के ऊपर आ जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कैंडिडेट होगा, आप एक कैंडिडेट होंगे, एक तरफ से पीएमएलएन का कैंडिडेट होगा, तो ये तो फिर वोट टूटेगा, कटेगा, फायदा किसे पहुंचेगा? ये जो जब आप और पीएमएलएन की सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। मैं जिस हल्के में हूँ ना, मैंने कोई नई यहाँ पर कैंपेन नहीं शुरू की हुई। 2004 से मैं इस हल्के में हूँ, मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ। कोई आज कोई नया मैं नहीं आया पॉलिटिक्स में। 2004 से हूँ और सारों की कैंपेन मैंने यहाँ की हुई है। इमरान मसूद साहब 4 बार एमपीए बने हुए हैं, उनकी मैं करता रहा हूँ। तो ये लास्ट टाइम यहाँ पर पीटीआई का एमपीए था, उसके लिए मैं वोट मांगता रहा हूँ। तो मतलब कि इसमें कोई इशू नहीं है। मेरे ख्याल में कि कई ऐसी भी यूसीज है वहां पर तरीकी जो है वोट बैंक होएगा। यहाँ पर मैं यूथ को मोबिलाइज कर रहा हूँ, तो ऊपर से पॉपुलेशन भी बढ़ गई हुई है। तो शुक्र अल्लाह का अभी तक कैंपेन अच्छी जा रही है और हम यहाँ पर जो कैंपेन है उसमें और तेजी लेके जाने लगे। ठीक है, सो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चौधरी शाफी हुसैन साहब मौजूद थे। वो कह रहे थे जो तय हुआ था उसके तहत पीएमएलएन के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई है। अब वो अपने जो उन कैंडिडेट्स को जो पहले रोका हुआ था उनके साथ भी मजीद इंतखाबी अमल में उतरेंगे। वजह क्या थी, इनको एडजस्ट क्यों नहीं किया गया? इनका कहना है कि वो पीएमएलएन से पूछे, उनको इस बारे में ना कोई क्लैरिटी दी गई, ना कोई बात की गई। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे एक और करारदाद मंजर आम पे आई है। इस मरतबा जो एक करारदाद है ये दोबारा सेनेट में पेश की गई है। ये करारदादें कहां से आ रही हैं, कौन इनका जो मतन है उसके पीछे है और ये किस तरह से क्या ये आगे एक्सेप्ट भी होंगी, पास भी होंगी सेनेट के अंदर या नहीं, इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब से कुछ देर पहले अपने टिकट्स की अनाउंसमेंट की है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कल के शो में। लेकिन चूंकि पीएमएलएन की टिकट्स सामने आई हैं और उसमें कुछ बड़े ही दिलचस्प पैटर्न्स भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि जब ज़िमनी इंतखाब हुआ पंजाब का, तो उस वक्त कैटेगोरिकली पीएमएलएन की एक पोजीशन थी। जब मरियम बीबी कैंपेन कर रही थी, उससे पहले वो कहती थी, जब गिलगित जाया करती थी, मुल्क के मुख्तलिफ औकात में हिस्सों में जाया करती थी, तो कहा करती थी कि लोटों के बारे में उनकी पार्टी की बड़ी कैटेगोरिकल पोजीशन है कि लोटों की जगह गुसल खाने में होनी चाहिए है। मरियम बीबी पीएमएलएन के अंदर लोटों के मुस्तकबिल के बारे में क्या कहती रही हैं, जरा सुनिए। पार्टियां छोड़ने वाले लोटों को वोट नहीं दोगे। जरा से दबाव का जो सामना न कर सके और पार्टी की पीठ में छुरा घोम दे, वो वोट का हकदार नहीं। मैं हाथ जोड़कर अपनी जमात से भी ये अर्ज करूंगी, आइंदा किसी लोटे को टिकट नहीं दे, किसी लोटे को वोट नहीं मिलना चाहिए। उसकी जगह सिर्फ बाथरूम। सो ये तो था एक सियासी बयान। क्या हकीकत में जब टिकटें डिस्ट्रीब्यूट की हैं पीएमएलएन ने तो अपनी इस पॉलिसी को मद्देनजर रखा है? फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। राजा रियाज साहब से हम आगाज करते हैं। राजा रियाज साहब जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया,
उर्स को फैसलाबाद में NA 104 से टिकट दिया गया है राजा रियाज साहब को। अच्छा, राजा रियाज साहब की भी मुख्तलिफ पार्टियों में शमूलियत के हवाले से बड़ा ही एक जरखेज माजी रहा है। वो 1993 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, PTI में 2016 से 2022 तक थे और नून लीग में फिर वो 2023 से ताहाल हैं। सो वो एक पार्टी से नहीं रहे, वो मुख्तलिफ पार्टियों को ज्वाइन करते करते PMLN में गए और माजी में वो नवाज शरीफ साहब की करप्शन, उनकी जो भी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी है उसके बारे में बड़ी वाज़ेह पोजीशन रखते थे। जरा ये सुनिए राजा रियाज साहब क्या समझा करते थे जब PTI में होते थे PMLN की क़यादत के बारे में। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्ट सियासतदान हैं, मुफाद परस्त लोग हैं और अपने मुफाद के लिए वो गए थे नून लीग में। लौटे हैं, जिस तरफ उन्हें अट्रैक्शन नजर आएगी, जिस तरफ उन्हें फंड्स, अपने जाती मफाद या अगली सीट नजर आएगी, वो उस तरफ जाएंगे। मेरा नाम भी राजा रियाज नहीं, अगर लाहौर की सड़कों पर मैं आपको घसीटू ना। बरादरान करप्शन के मास्टरमाइंड है, ये हर काम में डाका डालते हैं। नवाज शरीफ की स्टील मिल हर साल नया बच्चा देती है, पाकिस्तान की स्टील मिल जो है वो बंद पड़ी है। इस तरह पाकिस्तान की तारीख में एक आदमी आज तक 70 सालों में इस तरह बाहर नहीं गया जिस तरह नवाज शरीफ साहब गए हैं। राजा साहब, आप कह रहे हैं कि डील करके बाहर गए हैं? डील करके बाहर गए, मैं शर्त लगा के ये बात कह रहा हूं। टिकट इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे लूंगा। किससे? मुस्लिम लीग नून से। राना तनवीर साहब गवाह हैं, जिनको आज हम नजर नहीं आते, जो आज हमें पहचानते नहीं, उनमें साद रफीक साहब भी शामिल हैं। लेकिन उस वक्त ये कहते थे कि राजा रियाज जो काम तुम कर रहे हो पाकिस्तान में सुनहरी तारीख लिखी जाएगी। इनको मुस्लिम लीग नून में खुशामदीद कहा है। मैं मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे पे एतमाद किया है। सो ये राजा रियाज साहब की हिस्ट्री थी। आगे बढ़ते हैं। NA 96 से जड़ावाला से नवाब शेर वसीर साहब को टिकट दिया है PMLN ने। इनकी थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो पीपल्स पार्टी में 2008 से 2018 तक ये रहे, उसके बाद PTI में 2018 से 2022 तक रहे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान इन्होंने जब वोट डाला तो उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने PMLN ज्वाइन की और NA 96 में तलाल चौधरी साहब जो कि पुराने इनकी पार्टी के वफादार हैं, उन्होंने अपनी सियासत भी दाव पर लगा दी, उनको टिकट नहीं दिया गया। नवाब शेर वसीर साहब को टिकट दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि जब अच्छे वक्त हुआ करते थे तो दानियाल साहब के बारे में और तलाल साहब के बारे में पार्टी के बहुत ही अच्छे ख्यालात हुआ करते थे। आगे चलते हैं। एक और कैंडिडेट गुलाम सरवर साहब, NA 54 टैक्सला। गुलाम सरवर साहब जो है उनको ये टिकट दिया गया है। गुलाम सरवर साहब के तो अभी रिसेंटली के जो बयानात हैं हमने देखे, जिसमें वो PMLN की क़यादत के बारे में क्या कहा करते थे कि वो किस तरह से वापस आएंगे, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जरा ये सुनिए। पाकिस्तान में तो छोटी छोटी चोरियां करता रहा, कल इंग्लैंड में चोरी करते हुए पकड़ा गया। गली गली मोहल्ले मोहल्ले शोर है, शरीफा का टब्बर सारा चोर है। तो अब तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो इंटरनेशनल चोर भी है। नेशनल चोर तो थे ही, और फिर रात को छित्तर परेड भी हो गई कि मियां साहब वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या समझते हैं वो आएंगे या सिर्फ अपने वर्करों को तसल्ली दे रहे हैं? आएंगे तो सीधे जेल में जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आए। हाँ, ताबूत में आ सकते हैं, जिस तरह उनके बड़ों के ताबूत आए उनके भी ताबूत आ सकते हैं। जिंदा अगर वो आए तो सीधे जेल जाएंगे। गुलाम सरवर साहब की जो इस मामले में टिकट सिलेक्शन थी वो इतनी शॉकिंग थी कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब भी ये कह उठे कि ये सिलेक्शन जो है कैंडिडेट की इस टिकट के लिए, इस हल्के के लिए, ये मुनासिब नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट है PMLN के अपने रैंक्स के अंदर। ये सुनिए। गुलाम सरवर साहब जो हैं जिस किस्म की गुफ्तगू फरमाते थे, इस सूरत हाल में जो है हमारा उनको कबूल करना, मैं समझता हूँ कि या खाली छोड़ना कि किसी और पार्टी के लिए, तो हमारे लिए डेफिनेटली एम्बैरेसिंग होगा। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता। जहां तक तलाल चौधरी का, तलाल चौधरी ने बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर जिन दिनों में हमारी पार्टी पे जो है वो हमला। सरवर खान साहब भी कब कब किस पार्टी में रहे, उनका भी बड़ा एक जरखेज बैकग्राउंड है। 88 से 97 तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, उसके बाद काफ लीग का वो हिस्सा रह चुके हैं। 2002 से 2008 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे जी वो 2013 से 2023 तक, और अब वो PMLN
के अंदर हैं। सो जो पॉलिसी एक डिसीजन लिया गया था कि पीएमएलएन किसी भी लोटे को वोट नहीं देगी, सो बहरहाल लग रहा है कि इस तरह की और बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केसेस थे, तो ये हमने आपके सामने पेश कर दिए। सो कहना कुछ और है, करना कुछ और है। अच्छा, इसके अलावा एक अलहदा केस है, वो केस है दानियाल अजीज साहब का और तलाल चौधरी साहब का। इनको अलहदा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि दानियाल साहब ने भी अपनी सियासत दांव पर लगाई, तलाल चौधरी साहब ने भी अपनी सियासत दांव पर लगाई, और पार्टी की मां पे, पार्टी के मौक़िफ़ को बयान करने के लिए टेलीविजन के ऊपर मुख्तलिफ मौके पर वो अपने मुखालिफिन से लड़ जाया करते थे। उसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। नवाज शरीफ भी आम पाकिस्तानियों की तरह इंसाफ के तकाजे पूरे करने का हक मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या उनके खिलाफ जो फैसला है उस पे कानून के तकाजे पूरे किए गए या नहीं, क्या पहले कभी किसी वजीर आजम को इस तरह नाहल किया गया या नहीं। दहशतगर्द को तो अपील का हक है, मुंतखब वजीर आजम को क्या ये हक मिला या नहीं। शरीफ तो एहतसाब में से गुजर के और मुस्तहकम हो गए, तो तुम्हारा क्या बनेगा कालिया। इस वक्त जरूरत है नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को वजीर आजम नवाज शरीफ की जरूरत है जो मुश्किल तरीन हालात में डिलीवर कर सके। हम खड़े, हमने 13-14 महीने इस बात का सामना किया है, कभी मरियम नवाज, कभी हुसैन नवाज, कभी हसन नवाज, कभी मियां नवाज शरीफ। हॉक्स हुआ करते थे पार्टीज के। जब हमने देखा पनामा केस के अंदर जो उनकी कमेटी थी जिसमें मीडिया ने पूरा बयानिया बनाना था, उसके बड़े रूए रवां थे ये दोनों शख्सियात, और फिर इनको नाअहल भी करार दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही फ्रंट फुट पे आके अदिया के बारे में बयानबाजी करते थे। उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब उन दिनों बड़े खुश थे, मुख्तलिफ जलसों के अंदर बताया करते थे कि किस तरीके से पार्टी का दिफा किया जाता है और ये दोनों शख्सियात जो हैं वो किस तरह से पार्टी के बयानिए का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं। जरा ये सुनिए। के खिलाफ भी कंटेम्प्ट तक इसको भी अदालत ने 2 दिनों के बाद बुलाया है। अब इसकी बारी आ गई है, अब आए खुदा का खौफ करें, इसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट लग गई है। बोलो बोलो, ये आपको मंजूर है? फैसला दानियाल, फैसला चौधरी तलाल, फैसला आ गया आपके सामने। ये अवामी अदालत है भाई, खुदा से डरो। इसमें एक लेसन है तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए कि सियासत जो है बड़ी बेदर्द होती है, उसके सीने में दिल नहीं हुआ करता। जो साथ खड़े करके उनके हाथ पकड़ के जिस तरीके से उस वक्त सताइश की जाती थी, तो जब वक्त आया है इलेक्शन के मौके पे टिकट देने का, तो उस वक्त वो सारी जो बाकी पुरानी बातों के ऊपर मसलतें हावी हो गई। NA-75 नारोवाल से दानियाल अजीज साहब को इस दफा टिकट नहीं मिला, उनकी जगह चौधरी अनवारुल हक साहब को टिकट मिला, और अब दानियाल अजीज और उनकी अहलिया एक इंडिपेंडेंट के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे अपने हल्के के अंदर। इनकी टिकट ना देने की वजह भी जो थी, उसके बाद हमने देखा कि पीएमएलएन के अपने अंदर से आवाजें उठी। जावेद लतीफ साहब उन्होंने ये बात कही कि पार्टी की बड़ी कुर्बानियां इन दोनों ने सही हैं उनके लिए, तो इन दोनों को टिकट देना चाहिए था। जरा ये सुनिए। तलाल चौधरी का तल्लक है या दानियाल अजीज का तल्लक है, इसमें कोई शक नहीं है। ये पार्टी का एसेट है, पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले हैं जी जी, और इनको किसी तौर पर भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ओके। राय है। सो ये तो सूरत हाल है उन लोगों की जिनको टिकट पार्टी के साथ वफादारी दिखाते हुए भी नहीं मिला। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। तीसरी कैटेगरी है जी सीट एडजस्टमेंट का जो सारा मामला है, उसमें काफ लीग थी, उसमें IPP थी। अलीम खान साहब की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो खाली छोड़ी है उनके लिए, लाहौर से कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली छोड़ना किसी और कैंडिडेट के लिए ये बहुत बड़ी सीट एडजस्टमेंट है पीएमएलएन की मां पे। सो उन्होंने NA-117 लाहौर से अलीम खान साहब के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली छोड़ी है। अलीम खान साहब ये अब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जब उन्होंने अपने जलसे शुरू किए थे, तो उसमें भी वो कहा करते थे कि पुराने आजमाए हुए लोगों को नहीं आजमाया जाना चाहिए। सो जब मुश्किल वक्त था पीएमएलएन के ऊपर, तो अलीम खान साहब उस वक्त किधर खड़े थे और क्या पोजीशनिंग थी, जरा ये सुनिए। मैं तुम्हें पैगाम देता हूं, तुमने तकरीर में कहा था कि हम आसिफ अली जरदारी को लाहौर की गलियों में घसीटेंगे, हम उसका पेट फाड़ के हराम की कमाई निकालेंगे। आज मैं तुम्हें कहता हूं, मैं लाहौर की गलियों से तुम्हें घसीट के हराम का पैसा निकाल के दिखाऊंगा।
और अब उन्हीं लाहौर की गम खान साहब जो हैं वो वोट मांगेंगे और वहां पर पीएमएलएन का कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा। उनकी कोशिश होगी कि उनके अपना जाती वोट पीएमएलएन के जो तरफ से वो वोट हिमायत हासिल कर सकते हैं उसकी मां पे वो असेंबली के अंदर आ जाएं। तो वक्त बहुत कुछ दिखाता है। प्रोग्राम का वक्त जी खत्म हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटें भी मंजर आम पे आ गई। कल इस हवाले से हम जायजा लेंगे और देखेंगे कि पीटीआई ने कहां कहां कॉम्प्रोमाइजेस किए, कहां कहां हकीकी कारकुनों को टिकट्स दिए और कहां कहां वुकला को एडजस्ट किया। कल ये सब कुछ होगा। हमारे साथ रहिएगा। खुदा हाफिज।